हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। गेट 2021 का सॉल्यूशन फिजिक्स सब्जेक्ट का हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आई कैन से कि दिस चैनल इज़ फॉर यू नो कि अगर कोई ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। एंड ऑनलाइन मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, क्वांटम, क्लासिकल, मैथ्स, ईएमटी, स्टैटिस्टिक्स। अगर इन केस कोई चाहता है ऑनलाइन क्लासेस लेना या डेमो वीडियोस देखना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तब भी उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट 2021 फिज़िक्स का सॉल्यूशन। ओके, ये देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड ऑन मेमोरी हैं, मतलब कल ही मैंने पेपर दिया है एंड आज इसके सॉल्यूशंस है। तो जो क्वेश्चंस मुझे रिमाइंड है उनके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपकी हमें दिया था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ओके, लेट मी टेल यू, दिस इज़ योर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इसकी विड्थ थी 0 से a एंड आपको बतानी थी एनर्जी थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। ओके, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया था और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताने के लिए उन्होंने आपको 3 बोसॉन्स दिए थे कि आपके पास 3 बोसॉन है। ओके, तो दिस इज़ योर क्वेश्चन कि इफ़ यू हैव 3 बोसॉन्स एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड विड्थ इज ए, ओके, देन एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होगी ये आपको बतानी थी। ओके, तो जो भी पोटेंशियल वेल होता है उसमें जो एन की वैल्यू होती है वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होगा, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए 2 होगा, सेकेंड एक्साइटेड के लिए 3 होगा और थर्ड एक्साइटेड के लिए 4 होगा। दैट मीन्स एन बराबर 4। ओके, तो बट इसमें हमारे पास ये केस है कि हमारे पास बोसॉन्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो केस अलग था, अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल होता तो हम 1 2 3 4 रखते, लेकिन अभी हमारे पास 3 बोसॉन्स है। तो 3 बोसॉन्स है उसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ऐसा हो सकता है कि या तो तीनों बोसॉन्स ग्राउंड स्टेट में लाई करें, या तो तीनों बोसॉन्स जो हैं वो 2 नीचे और एक ऊपर चला जाए, या फिर एक यहाँ और एक यहाँ चला जाए। ठीक है, इस प्रकार से हम बढ़ाते बढ़ाते इनकी एनर्जी देखेंगे कि मिनिमम कितनी आ रही है। ओके, तो देखिए ये है आपकी स्टेट्स। ओके, और हम जानते हैं कि 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल में जो एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ओके, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ए मतलब होता है यहाँ से विड्थ, तो विड्थ ए है तो ए स्क्वायर सही है। ओके, अब वो पूछ रहा है कि पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर, इसकी टर्म्स में आंसर बताइए कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। बेसिकली दिस इज़ योर एक्स। ओके, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हमने कुछ मान लिया, ई नॉट मान लीजिए, ये एक्स आपको फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एन की वैल्यू आपके पास वो है 1 2 3 4। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर ऑल बोसॉन्स इन एन बराबर 1, हमने मान लिया कि तीनों बोसॉन्स यहीं पर है, तो तीनों बोसॉन्स यहीं पर है, तो इसके लिए एन बराबर कितना होता है 1। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर तो है और 2 भी था, है ना। देखिए पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि तीनों बोसॉन्स इसी लेवल पर है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये जो 1 है ये हमने लिखा एक पार्टिकल के लिए। अब हमें टोटल कितने पार्टिकल है, 1 2 3, 3 पार्टिकल है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, तो 3/2 मतलब होता है 1.5, तो ये 1.5 ई नॉट के बराबर है, तो ये नहीं चाहिए आपको। ये कौन सी थी, ये ग्राउंड की थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की क्या आ जाएगी कि 2 पार्टिकल आपने मान लिए 1 में और 1 पार्टिकल मान लिया आपने 2 में, मतलब आपने 2 पार्टिकल यहाँ मान लिए और 1 पार्टिकल मान लिया यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एन बराबर यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितने पार्टिकल लाई कर रहे हैं 2, तो ई नॉट तो ठीक है, एन बराबर 1 और कितने पार्टिकल लाई कर रहे हैं 2, अपॉन में ये वाला 2 एज इट इज़ जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया उससे, प्लस 2 पार्टिकल के लिए आप लिख चुके, तीसरा पार्टिकल बचा है, तो यहाँ पर एन बराबर कितना होता है 2 होता है। तो एन बराबर 2 करेंगे तो जब आप एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर लिखते हैं अपॉन में 2m a स्क्वायर लिखते हैं, तो ये तो आपने ई नॉट मान लिया। एन की वैल्यू कितनी, 2 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो ये हो जाएगा 4/2। ओके, गॉट इट। तो ये आया आपका, दोनों को जोड़ा आपने तो इसको और इसको जोड़ा तो 3 ई नॉट आया।
तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी प्रकार से सेकंड एक्साइटेड निकालेंगे कि एक पार्टिकल आपने n बराबर 1 में माना, 1 इन n बराबर 1 एंड 2 इन n बराबर 2, यहाँ पर 2 करिए, दो पार्टिकल n बराबर 2 में माने, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आया, और इसको कैलकुलेट किया तो आपने 5.5 ई नॉट आया, लेकिन उन्होंने हमें आंसर मांगा था इंटीजर में, ठीक है। तो आई थिंक कि मे बी कुछ क्वेश्चन में बाइसिंग मतलब गलत हो सकता है, या फिर जिन उन्होंने जब कैलकुलेट करके आंसर दिया तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में माना है तो इसलिए हम लोग आंसर लिख के आए हैं 6, और हमारे हिसाब से ये सही होना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो 5.5 के 6 आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि उन्होंने क्वेश्चन देने में कुछ गलती की है। ओके, तो जो भी हो, चाहे आपने 5.5 लिखा हो या 6 लिखा हो, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो री इवेल्युएशन में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आइडेंटिफाई द गेट। ओके, ये आपका क्वेश्चन था, ये फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली पूछा था कि गेट आइडेंटिफाई करें, तो इसमें कौन सा गेट बन रहा था, ये नैंड गेट बन रहा था। ओके, नैंड गेट ये कैसे बन रहा था, तो देखिए ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पर आपने ए दिया, वेट अ मिनट, ये आपने ए, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, ये एक गेट था, ये एक गेट था, और इन दोनों को कनेक्ट किया है और से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए दे रहे हैं, यहाँ पर आप बी दे रहे हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ए बार, और ये जो बी है बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बी बार, और ये है प्लस, क्योंकि और गेट है तो प्लस ऑपरेशन करेगा। तो ये होता है डी मॉर्गन थ्योरम, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ठीक है। तो और अब ये लाइन जो है वो ब्रेक है, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी का बार। देखो इस लाइन को आप ब्रेक करोगे तो ये ए बार हो जाएगा, और साइन को चेंज करोगे तो प्लस बी बार हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, मतलब ए डॉट बी बार को आप ऐसा लिख सकते हो। तो दिस इज विच गेट, ये कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन था इसका नैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला था, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस दैट विल अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। 2D 3/2 से 2P 1/2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस बतानी थी। तो इस पर बहुत आसान तरीका होता है, 3/2 एंगुलर मोमेंटम को स्प्लिट करिए, तो कितने में स्प्लिट होगा ये, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ओके, जब भी स्प्लिट करना हो तो प्लस से लेके माइनस तक स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट कीजिए तो +1/2 और -1/2, ठीक है। अब आपको सिलेक्शन रूल लगाना है एम जे का, क्यों, क्योंकि उसने बोला है वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है एनामोलस जीमैन इफेक्ट, और एनामोलस जीमैन इफेक्ट में जो सिलेक्शन रूल लगता है वो लगता है डेल एम जे का। तो डेल एम जे इक्वल्स टू +-1। ओके, तो +-1 चेक कर लीजिए, +-1 और 0। ओके, तो देखिए 3/2 में से 1/2 गया तो 1 बचेगा, 1/2 में से 1/2 गया तो 0 बचेगा। मतलब कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो देखिए 3/2 से 1/2 में पॉसिबल है, 1/2 से 1/2 में पॉसिबल है, ठीक है, 1/2 से इसमें भी पॉसिबल है, फिर 3/2 से -1/2 में, -1/2 से इससे, और इसमें दोनों में पॉसिबल है। मतलब देखिए इसका इसमें पॉसिबल है, इसका इसमें पॉसिबल है, ओके, और बाकी के दोनों में पॉसिबल है, इसका इन दोनों में और इसका इन दोनों में। ओके, क्यों, क्योंकि आप जब घटाएंगे ना, मान लीजिए ये ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो -1/2 माइनस करेंगे हाफ को, तो ये आ जाएगा -1। तो देखिए +-1 अलाउ है, तो इस टाइप से आप ट्रांजिशन देख सकते हैं कौन से अलाउ है। तो कितने ट्रांजिशन टोटल अलाउ हो रहे हैं, टोटल 6 ट्रांजिशन अलाउ हो रहे हैं, दैट मीन्स 6 लाइन्स बनेंगी। ओके, तो ये था आपका करेक्ट आंसर 6। फिर उसके बाद पूछा है सोलेनॉइड में कि ड्रॉ द कर्व बिटवीन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड आर। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और आर के बीच में कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड जो है, आप जानते हैं इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की वो होती है μ0 n I, और सोलेनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 होती है, ठीक है। और इनसाइड जो वेक्टर पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और आउटसाइड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इनसाइड के लिए देखिए, हम जो सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, ये सोलेनॉइड है जिसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये रेडियस, ये आर है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो ये सोलेनॉइड की बाउंड्री तक आर डिस्टेंस है, आर के बाहर जो है वो बाउंड्री ख़त्म है, तो आर तक जो है वो इनसाइड होगा। तो इनसाइड किस पर डिपेंडेंट है, आर से, तो आर मतलब एक्स प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जो भी है। तो अगर जैसे बोलते ना y=x, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए y=x, तो x है दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन,
ओके। और ये 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो 1/x का ग्राफ होता है इस टाइप से, तो ये बनेगा इसका करेक्ट ग्राफ। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था कि वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर था और उसमें हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालनी थी। ओके, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू माइनस के बी टी एल एन जेड। ओके, अब उन्होंने दे रखा था वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वेश्चन में गिवन था कि एनर्जी होती है n+12 एच कट ओमेगा। ओके, तो इसके लिए आपको हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालनी थी और टेम्परेचर दे रखा था 1/बीटा के प्रोपोर्शनल, और बीटा जो होता है वो होता है 1/kBT। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना था। तो एफ इक्वल्स टू होता है माइनस के बी टी एल एन जेड, और पार्टीशन फंक्शन जो होता है वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो ये होता है e⁻−बीटा। देखिए मैं थोड़ा जूम करके बता देती हूँ। e⁻−बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 1 माइनस e⁻−बीटा एच कट ओमेगा। ओके, अब आप दोनों साइड, क्योंकि आपको एल एन जेड चाहिए तो यहाँ भी लॉग ले लीजिए और इस पूरे में भी लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एल एन लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ओके, तो अब आप जानते हैं कि लॉग से ई कट जाता है जब भी एल एन e⁻ कुछ भी होता है। मान लीजिए पी है तो एल से, क्योंकि लॉग का जो बेस होता है वो ई होता है और लॉग से ई कैंसिल हो जाता है, तो लॉग से ई कैंसिल, तो ये बचा। ओके, और यहाँ पर लॉग के साथ ये ब्रैकेट है तो ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। लॉग का ये पूरा एंगल है। ओके, तो अब यहाँ देखिए कि एल से ई कैंसिल, तो ये बचा और ये बचा। ओके, और एफ़ की वैल्यू क्या होती है? एफ़ की वैल्यू होती है माइनस के बी टी एल एन जेड। वैल्यू रखिए एल एन जेड की, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए एल एन जेड की। ओके, तो देखिए माइनस के बी टी ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है, और एल एन जेड की वैल्यू ये ब्रैकेट में। अब आप देखिए कि क्या हो सकता है। तो के बी टी एज इट इज़ ये पूरा वैल्यू, के बी टी बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हाफ के बी टी, सॉरी हाफ के बी टी क्या, के बी टी 1/kBT। बीटा इक्वल्स टू 1/kBT। ओके, तो बीटा की वैल्यू 1/kBT लिखी आपने, तो 1/kBT देखिए नीचे आ गया, बीटा यहाँ से हट गया। ओके, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। तो अब देखिए आप जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो के बी टी से के बी टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एच कट ओमेगा, टी से टी भी कट गया ना, तो बचेगा एच कट ओमेगा अपॉन 2। ओके, और जब आप के बी टी का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस ये भी कट गया और के बी टी ऊपर आ गया और लॉग ये, तो के बी टी को लिख सकते हो 1/बीटा। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर, ये करेक्ट ऑप्शन था। और इसमें यहाँ पर जो माइनस है ये माइनस है यहाँ पर। ओके, तो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आप एक और क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा था कि फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए मैंने आपको एक बहुत ही, मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ उसमें मैंने बहुत अच्छे लेक्चर्स दे रखे हैं और इसी तरीके से कम टाइम में मैं सारी चीज़ें कवर कर लेती हूँ और ट्रिक्स हैं वो बेसिकली। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच हो जाएंगे और मैं आपको उसमें कोर्स की डिटेल्स दे सकती हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें और कोर्स डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, और ये बहुत ही कम कॉस्टली कोर्स है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, तो बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप एक बार लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी हैं, वो मैंने सॉल्व करवाए। मैं असाइनमेंट्स होमवर्क में नहीं देती, खुद क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको सारा आइडिया रहे, प्लस मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिन्हें भी अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ की नीड हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अब अगर ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी का करेक्शन हमें निकालना है तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ये होती है कि इसका एरिया, जितना पर्टर्बेशन हुआ है उसका एरिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये पोटेंशियल वेल है और पर्टर्बेशन जो है वो ये हुआ है। ओके, मतलब पहले वेल ऐसा था, अब वेल जो है वो इस टाइप का हो गया है। ओके, तो इतना पार्ट जो है ये, इतना पार्ट परटर्ब्ड हो गया है, तो इतना पार्ट परटर्ब हो गया है तो इसका एरिया निकालिए। तो एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक एल, और हाइट कितनी है ये, तो हाइट है वी नॉट तक, और डिवाइड करोगे आप टोटल लेंथ से, तो टोटल लेंथ कितनी है 0 से लेके एल तक, तो एल से डिवाइड कर दोगे तो ये एल कट गया तो वी नॉट बाय 2। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो है वी नॉट बाय 2। ये दूसरी मेथड से सॉल्व किया, अगर आपको लेंदी मेथड से सॉल्व करना हो तो ये सॉल्यूशन है, बाकी इसका जो आंसर है वो है वी नॉट बाय 2। ओके, ये देखिए लेंदी मेथड से जो सॉल्व किया हुआ है पूरा, उसको सॉल्व करके भी कितना आया है, ये वी नॉट बाय 2। ओके, तो आप ये वाली मेथड भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये कि ए और बी जो है वो कांस्टेंट है
और Q जो है वो है A डॉट, P जो है वो B डॉट R। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ओके, तो ये और ये P की वैल्यू, ये डॉट है बीच में ना, B डॉट R, B वेक्टर डॉट R वेक्टर। ओके, इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल देन A डॉट B की वैल्यू क्या होगी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो A डॉट B क्या होगा। हमेशा याद रखिए जब भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो क्यू पी का जो ये है क्या कहते हैं, कम्यूटेशन ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 मानते हैं। ओके, तो क्यू पी का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, डेल क्यू बाय डेल आर डेल पी बाय डेल पी माइनस डेल क्यू बाय डेल पी बाय डेल आर इक्वल्स टू ये जो 1 दे रखा है ये। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि क्यू और पी जो होता है उसको हम क्यू पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं। क्यू को एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में, पी को एक बार पी के रिस्पेक्ट में। देखिए क्यू को एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में, पी को एक बार पी के। अब आप कहोगे कि क्यू तो है नहीं यहाँ पर, तो ये जो क्यू है ये कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट को आप क्यू लिखो या आर लिखो एक ही बात है। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा के आप रिवर्स कर देते हो, मतलब इसको यहाँ कर देते हो और इसको यहाँ कर देते हो। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो ना। तो क्यू के नीचे आ गया देखिए पी, और पी के नीचे आ गया ये आर। ओके, और 1 एज इट इज़। अब आप करो डेरिवेट। देखिए क्यू का करिए आर के रिस्पेक्ट में, तो क्यू में आर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आर नहीं है तो इसका ज़ीरो होगा। पी का करिए पी के रिस्पेक्ट में, तो पी में पी नहीं है तो इसका भी ज़ीरो होगा। क्यू को करिए पी के रिस्पेक्ट में, क्यू का पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए वेक्टर बचेगा, और पी का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बी वेक्टर बचेगा। तो ये हो गया ए डॉट बी प्लस 1, मतलब इक्वल टू +1। तो ये जो माइनस है इसको आप यहाँ ले जाइए तो -1 आ जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसका आया, -1 के बराबर। ओके, तो ये -1 करेक्ट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन था कि एक ब्लैक बॉडी जो है जो 1000 केल्विन पर है उससे इतनी वेवलेंथ इमिट होती है। अब हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर हम बढ़ाएं कि वेवलेंथ इतनी इमिट हो। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है λ1T1 इक्वल्स टू λ2T2, या आपने पढ़ा होगा λT इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो देखिए λ1 λ2 T1 T2, तो यहाँ पर आप λ1 T1 और λ2 की वैल्यू रख के T2 आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए सॉल्व किया है, 5000 केल्विन आएगा। ओके, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसमें आंसर फिल करना था। इफ़ वी हैव 2 पार्टिकल इन स्पिन सिंगलेट स्टेट एंड फाइंड सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। देखिए इन्होंने बोला है स्पिन सिंगलेट स्टेट, तो सिंगलेट मतलब क्या होता है, एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ट्रिपलेट मतलब होता है एस इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग हमें 3 वैल्यू मिलती है, 1 0 -1। किसकी 3 वैल्यू मिलती है, एम एस की। ठीक है, तो अगर सिंगलेट कहे तो एस बराबर 0, ट्रिपलेट कहे तो एस बराबर 1। तो इन्होंने सिंगलेट कहा है, दैट मीन्स एस बराबर 0। ठीक है, और कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स है, तो अगर दोनों अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी स्पिन हमेशा हाफ होती है। और उसने बोला भी था क्वेश्चन में कि क्या है, न्यूक्लियॉन है। पार्टिकल कौन से हैं, न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन मतलब या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों की स्पिन आप जानते हैं हाफ होती है, तो हम या तो दोनों की स्पिन जो है वो हाफ लेंगे। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप की स्पिन हो गई। एक हो गई टोटल स्पिन एस, एक हो गया फर्स्ट 2 पार्टिकल है ना, फर्स्ट पार्टिकल का स्पिन, एक हो गया सेकंड पार्टिकल का स्पिन, तो S1 और S2। और नेट स्पिन जो है या तो वो 0 होगी या 1 होगी। कैसे, देखिए एस इक्वल्स टू 0 भी हाफ और हाफ को जोड़ोगे तो 1 आएगा, घटाओगे तो 0 आएगा। तो 0 किसके लिए, सिंगलेट, और 1 ट्रिपलेट। तो 1 को नहीं लेना है हमें बोला है सिंगलेट, तो S0। ठीक है, अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि 1.2, जैसे ये मिला है सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। ठीक है, तो इसका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि हमेशा ये मानना है। ठीक है, इसको मानने के बाद इसका स्क्वायर कर देना है, एस इक्वल्स टू S1 प्लस S2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2S1 S2। ओके, और ये लाइन काट दीजिए, ये यहाँ तक आ गए आप। ठीक है, अब आप देखिए कि S1 डॉट एस ये चाहिए ना आपको, तो इन दोनों को इधर भेज दीजिए माइनस में, तो ये दोनों माइनस में चले जाएंगे और ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा। देखिए तो इस टाइप की आपको स्टेप मिलेगी। ओके, अब आप जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है S+1 H कट स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट S+1 H कट स्क्वायर, तो एस स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद ये मिला S+1 और H कट स्क्वायर बाहर। ऐसे ही S1 के लिए लिखोगे तो S1 और H कट स्क्वायर बाहर। S2 के लिए लिखोगे तो S2 + 1 H कट स्क्वायर बाहर। ओके, अब आप जान रहे हो कि S की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, क्योंकि सिंगलेट है। S1 हाफ होगा, S2 भी हाफ होगा, तो हाफ हाफ यहाँ पर रख दी वैल्यू आपने। तो ये आ गई आपके पास ओवरऑल वैल्यू, ये -3/4 H कट स्क्वायर।
अब आप जानते हो कि एस और सिग्मा कैसे रिलेट होते हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है वो S1 डॉट S2 की निकाली है, और हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 की। तो एस होता है एच कट सिग्मा, एच कट बाय 2 सिग्मा, एस इक्वस टू होता है एच कट बाय 2 सिग्मा, है ना, यहाँ पर 2 लगाइएगा। तो ये वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर S1 डॉट S2 की जगह पर। तो S1 की जगह पर एच कट बाय 2 सिग्मा 1, S2 की जगह पर एच कट बाय 2 सिग्मा 2। ओके, 4 से ये 2 कट गए, एच कट से और ये एच कट कट गया, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई -3। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, करेक्ट ऑप्शन था ये। मतलब ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसमें हमें आंसर फिल करना था, तो आपको माइनस भी लगाना था और 3 भी लिखना था। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो है वो बताना थे हमें कौन से होते हैं, ठीक है, कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक का है, कौन सा पैरामैग्नेटिक का है, कौन सा एंटी फेरो का है। तो देखिए ये 3 पार्ट हैं आपके पास। तो 1/काय, ये है ग्राफ 1, ये 2, ये 3। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट वाला जो है ये एंटी फेरो का है, सेकंड वाला जो है वो पैरा का है, और थर्ड वाला जो है वो फेरो का है, ठीक है। तो जो सेकंड वाला ग्राफ है पैरा में आप जानते हैं कि जो 1/काय है वो जो है वो टी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो काय होता है वो 1/t होता है। ओके, पैरामैग्नेटिक के लिए जो इक्वेशन होती है वो ये होती है 1/t, और एक जो इक्वेशन होती है वो काय होती है 1/t-TC, और एक जो इक्वेशन होती है वो होती है 1/t+TC। ओके, इस टाइप की इक्वेशन आप सर्च कीजिएगा, इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी, उससे हम ये प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें हिंट दी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो था उसमें सीधी सीधी ये कंक्लूजन था, जो कि मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था हमें। तो उसमें ये था कि फॉर मेटल्स विथ, देखिए उस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि ये ए ऑप्शन था सिलिकॉन इज़ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, बी ऑप्शन था जर्मेनियम आर्सेनाइड GeAs, है ना, GeAs जर्मेनियम आर्सेनाइड इज़ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है, बी ऑप्शन ये था। सी ऑप्शन था कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, सॉरी घटती है, ये दे रखा था। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होती है, तो वो भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। और करेक्ट ऑप्शन था ये कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, कि मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में ना मूव करके इधर उधर मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, है ना। मतलब जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, अब आपने सडनली टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, तो ये जो आने वाले हैं इनको ये रोकेंगे, तो इससे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कौन सी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के लिए जो आर दे रखा था आपके पास, ये दे रखा था, है ना, रेडियल फंक्शन दे रखा था ये, और एन बराबर जो है वो 2, क्योंकि हमें उन्होंने जो फंक्शन दे रखा था वो दे रखा था Ae⁻⁻r/2a0, ठीक है। तो इसके लिए आपको मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकालनी थी, तो जब आप इसको मतलब इसमें जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 2 आ गई है, तो प्रोबेबिलिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का फॉर्मूला होता है ये n² A0, तो एन की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a0। तो उन्होंने पूछा था x a0 की वैल्यू बताओ, जिसमें x बताओ कि क्या है, तो x की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके, अगर किसी को और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो सेंड कर सकते हैं ना, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, कि ये था कि हमें पूछा था हमें था क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक है, याद होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए हमें बताना था कि अगर 0e2e, ठीक है, इस टाइप की अगर एनर्जी है और जो पार्टिकल्स हैं वो क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब एनर्जी जो है वो हमारे पास इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पार्टिकल्स जो हैं या तो वो क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल, या फर्मी डिराक या फिर बोस-आइंस्टीन, ठीक है। इस हिसाब से आपको वेव फंक्शन मतलब उसके जो पार्टीशन फंक्शन है वो बताना था, ठीक है। तो मैं आपको एक का बताती हूँ,
ठीक है, एक का बताऊंगी, उससे आंसर कंफर्म हो जाता है पूरा। तो देखिए, जो क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, तो डिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है कि हमारे पास, वैसे उन्होंने दे रखा था हमें टू पार्टिकल्स, ठीक है, तो टू पार्टिकल के लिए हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो हैं डिस्टिंग्विशेबल। अगर हैं तो एक पार्टिकल हमें ए मानना पड़ेगा, एक बी। क्यों? क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग अलग हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एनर्जी लेवल है 0, ई और 2 ई। ओके, ओके, तो आपके पास पार्टिकल है 0, ई और 2 ई एनर्जी के, ठीक है। तो चाहो तो आप ए बी पार्टिकल यहाँ रख लो, चाहो तो आप ए बी, चाहे तो आप बी को यहाँ कर लो, ए को यहाँ कर लो, ठीक है। या फिर इसको खाली रहने दो, ए यहाँ कर लो, बी यहाँ कर लो, या फिर बी यहाँ कर लो, ए यहाँ कर लो, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद या तो आप ए यहाँ कर लो, इसको खाली छोड़ दो, बी यहाँ कर लो, इसको बी यहाँ कर लो, इसको खाली छोड़ दो, ए यहाँ कर लो, ठीक है। या तो दोनों पार्टिकल यहाँ रख लो, ये दोनों खाली, या तो इस ये खाली, ये पार्टिकल यहाँ, ये खाली, ओके, या फिर ये दोनों खाली, ए बी पार्टिकल यहाँ, ओके। तो इस केस में जो पहला वाला केस है, देखिए जो पहला वाला केस है, इसमें अगर आप एनर्जी बताओ तो कितनी होगी, 0 और ई, टोटल एनर्जी ई। इस केस में आप बताइए, ये वाले केस में एनर्जी जो है वो कितनी होगी, ई। इस वाले केस में एनर्जी बताइए कितनी होगी, ई और 2 ई। समझ रहे हैं, इसकी एनर्जी ई, इसकी 2 ई, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 ई। इस केस में एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 3 ई। इस केस में एनर्जी बताइए कितनी होगी, 2 ई। ओके, इस केस में एनर्जी बताइए कितनी होगी, इसकी 2 ई और इसकी 0, देखिए 2 ई और 0, ओके, तो कितनी हो जाएगी, 2 ई। इस केस में एनर्जी बताइए कितनी होगी, 0। इस केस में एनर्जी बताइए कितनी होगी, 2 ई। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल की ई, दूसरे की भी ई, टोटल एनर्जी 2 ई। और इस केस में एनर्जी हो जाएगी ये वाला दोनों पार्टिकल यहाँ पर, तो कितना हो जाएगी, 4 ई, ठीक है। मतलब ठीक है, अब देखिए, अब आप जीरो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पार्टीशन फंक्शन z लिखेंगे वो ई टू द पावर माइनस बीटा ई लिखते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो ई टू द पावर 0 कितना होता है, 1। तो जो पार्टीशन फंक्शन आएगा वो आ जाएगा z इक्वस टू 1, किसके लिए, इस वाली स्टेट के लिए, ठीक है। अब दूसरी स्टेट के लिए लिखिए आप, तो देखिए आप ई एनर्जी वाली कितनी स्टेट है, एक है, दो है, तो इसके लिए लिखेंगे 2 ई टू द पावर माइनस बीटा, और एनर्जी कितनी, ई। 2 ई एनर्जी वाली देखिए कितनी स्टेट है, 1 2 3, तो +3 ई टू द पावर माइनस 2 बीटा ई। क्यों? क्योंकि एनर्जी है 2 ई, देखिए 2 ई 2 ई और 2 ई, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि 3 ई एनर्जी वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो +2, 2 लोग हैं 3 ई एनर्जी वाले ना, तो ई टू द पावर माइनस 3 बीटा ई। समझ रहे हैं, इसको लिए लगाया हमने ये 2, और 3 ई के लिए लगाया हमने 3 ई, ओके। अब देखिए 4 ई, 4 ई के लिए ओनली 1 है, तो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा 4 ई, ओके। तो इतना बड़ा जो था ये आपके लिए था, किसके लिए, क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल के लिए, मतलब पार्टिकल्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है, तो ये उसका वेव फंक्शन था, ठीक है। तो ये हो गई पॉसिबिलिटीज़। अब अगर मान लीजिए कि पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो मैं बताऊँ आपको क्या करेक्शन करना पड़ता है, आपको करेक्शन करना पड़ता है, ये स्टेज नहीं होती, ये नहीं होती, एक ये नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मान लीजिए इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो 0 ई और 2 ई। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब मान लीजिए डॉट, डॉट नहीं मान सकते। मान लीजिए कि हमने ये ब्लू बॉल रख दी, ये ब्लू बॉल जो है हमारे पार्टिकल है, और दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है, तब दोनों को आप पहचान नहीं सकते, है तो क्लासिकल, ठीक है, मतलब डायमेंशन इसकी क्लासिकल है, लेकिन ये दिखाई नहीं देंगे, मतलब ये इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल मतलब पहचान नहीं सकते आप इनको। तो इनको एक्सचेंज भी आप कर दोगे ना, तो ये इधर चला जाएगा, ये, तब भी आपको स्टेट जो है वो सेम ही दिखाई देगी, क्योंकि उधर ये था कि एक ए था एक बी था, तो आपने एक्सचेंज किया तो बी ए दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों स्टेट एक्सचेंज हो गई हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल था उसमें ये वाली स्टेट बनेगी, फिर एक बनेगी ये वाली स्टेट, ठीक है, ये एक यहाँ एक यहाँ, फिर एक बनेगी ये वाला, फिर यहाँ वाली ये वाली स्टेट बनेगी, एक स्टेट बनेगी दोनों यहाँ, ये दोनों खाली, फिर ये खाली, ये दोनों यहाँ, ये खाली, ये खाली, ये दोनों यहाँ, तो ये बनेगा आपके पास क्लासिकल इनडिस्टिंग्विशेबल का,
ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो उस पर पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ फर्मी डिराक का। तो फर्मी डिराक का देखिए क्या बनेगा, 0 E 2 E। तो फर्मी डिराक के केस में क्या होता है कि दो पार्टिकल जो है वो एक जगह पर नहीं रह सकते, तो मतलब दोनों को आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये खाली, यहाँ पर, बस ये तीन स्टेट बनेगी फर्मी डिराक के लिए। ओके, तो इनसे आपका आंसर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस थे। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो ज़रूर सेंड करिए, और अगर ऑनलाइन लेक्चर्स किसी को भी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकता है, या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में मेंशन कर सकता है। अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो भी मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, उस पर आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7024552749। ओके, इस पे आप अपने क्वेश्चंस जो है वो मैसेज कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर डाउट है, या अगर ऑनलाइन क्लासेस से रिगार्डिंग बात करनी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और व्हाट्सएप चैट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।